हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हम BPCS 187 मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज के यूनिट 11 करने वाले हैं, जिसका नाम है एम्प्लॉयज़ सेफ्टी एंड हेल्थ। इसमें आपके टॉपिक 5 रहेंगे, जिसमें हमें सिर्फ ओवरऑल पूरा जो एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी है और उनकी हेल्थ के बारे में बताया जाएगा कि हमें किस तरीके से उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए एंड उनका हेल्थ के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए काम की वजह से। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखना है। तो इसमें आपके जो टॉपिक आएंगे, पहला ये है कि एम्प्लॉय सेफ्टी एंड हेल्थ, सेकेंड है कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट, प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट, वर्क प्लेस हजार्ड एंड देयर प्रिवेंशन एंड प्रमोटिंग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। ये 5 टॉपिक है जो आज हम कवर करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला वाला टॉपिक है एम्प्लॉय सेफ्टी एंड हेल्थ। तो एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी और हेल्थ के बारे में हमें पता है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन है और ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, उनको ये इंश्योर करना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ को हम एक सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें ताकि वो अपना काम जो है वो एक अच्छे से सेफली फील करके अपना काम कंप्लीट कर सके। क्योंकि एम्प्लॉयज़ जब तक सेफ फील नहीं करेंगे तो वो कंफर्टेबल कैसे होंगे काम करने में। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या आपके ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, उनको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, उनको चेक करके रहना चाहिए। तो हेल्थ हज़ार्ड के अगर हम बात करें तो वो ये एक्सप्लेन करता है कि हमारा जो वर्क एनवायरनमेंट है वो हमारा सिस्टमेटिकली चलना चाहिए एंड एम्प्लॉयज़ के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी हेल्थ पे नहीं होना चाहिए। जो कि हेल्थ हज़ार्ड यही एक्सप्लेन करता है कि एम्प्लॉयज़ की हेल्थ का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो जैसे इंडस्ट्रीज़ में हम काफ़ी जगह देखते हैं कि केमिकल्स का बहुत यूज़ होता है, जिसमें केमिकल इन्वॉल्व होते हैं। तो उन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम केमिकल्स की वजह से भी बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं कि जिसमें लोगों की जान भी चली जाती है, लोगों को नुकसान भी होता है, उनको कहीं ना कहीं चोट लग जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो केमिकल्स का भी हमें बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करें एंड जो उसमें एक्सपर्ट हो सिर्फ उन्हें ही यूज़ करने दें। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है एक्सीडेंट। हम देखते हैं कि कुछ मशीन्स का भी हम देख सकते हैं कि वर्कर्स जो होते हैं मशीन यूज़ करते हैं, उसकी वजह से कई बार हाथ पे पैर पे ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इन एक्सीडेंट्स का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन की या फिर वहाँ की इंडस्ट्रीज़ के लोग जो भी हैं, उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि लोगों की सेफ्टी सबसे पहले है। तो उनको हमें कुछ सेफ्टी के जो मटेरियल्स हो गए, कुछ ऐसे हम उनको कुछ ऐसे जो चीज़ें होती हैं उनको हमें प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो उनको यूज़ करके अपने आप को बचा सके, सेफली काम करें। तो उसके बाद आता है कि प्रैक्टिस फॉर अचीवमेंट ऑफ टोटल हेल्थ। ये जो पाथ है, मॉडल है, ये रिलेट करता है हमारी हेल्थ पे कि जो वर्क प्लेस पे हमें ऐसा एक एनवायरनमेंट बनाना चाहिए कि जिसके एम्प्लॉयज़ के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। इसके अंदर आपके आते हैं कि हेल्दी वर्क प्लेस प्रैक्टिस, एम्प्लॉयज़ वेलबींग एंड ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट इम्प्रूवमेंट। तो हमें ऑर्गेनाइजेशंस में भी, जो कि जब हमें पता है ओवरऑल अगर एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स जो अपना काम प्रॉपर एंड सेफली फील करके काम करते हैं तो वो बेटर तरीके से करेंगे एंड फिर उसका जो प्रॉफिट है वो ऑर्गेनाइजेशन को ही मिलेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली इम्प्रूव करेगी। तो ये सारा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए ही होता है। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक नेक्स्ट, कॉजेज़ ऑफ एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इन्होंने बताया कि हमारे जो इंडस्ट्रियल है वहाँ पे इस्टेब्लिश किए जाते हैं बहुत सारे बॉडी
इंजरीज़ भी हो सकते हैं लोगों के, एंड कुछ ऐसे भी अनफिट रिज्यूम भी हो सकते हैं जो हम ड्यूटीज़ के नेक्स्ट 48 आवर्स में देख सकते हैं। फिर आता है अकॉर्डिंग टू वर्कर कंपनसेशन एक्ट 1923, इन्होंने बताया कि पर्सनल इंजरी भी होती है, क्योंकि वो भी एक एक्सीडेंट का रीज़न बन सकता है। ऑक्यूपेशनल डिसीज़ भी है, इनकी वजह से भी हो सकता है। तो ये ऐसे कुछ है कि हमें उनको फिर जब अगर वो इंजर हो जाते हैं तो हमें उन्हें कंपनसेट करना चाहिए। उनको अगर चोट लगी है तो हम उनके कुछ एक्स्ट्रा पे करें ताकि वो अपना इलाज करवा सके अच्छे से, बेटर तरीके से, ताकि फिर वो जल्दी से ठीक होकर वापस से कंपनी ज्वाइन करे। ठीक है। फिर एक्सीडेंट कुछ ऐसे भी होते हैं कि किसी के एम्प्लॉयज़ की डेथ हो जाती है, इंजर्ड हो जाते हैं, कुछ परमानेंट होते हैं, कुछ प्रोलॉन्ग डिसेबिलिटी भी हो जाती, लंबे टाइम मतलब पूरा बहुत लंबे टाइम तक वो डिसेबल हो जाते हैं। उनको काम करने की मतलब काम नहीं कर पाएंगे, उनके हाथ पे या पैर पे वो फ्रैक्चर हो जाता है, तो उस वजह से वो काफ़ी लंबे तक टाइम नहीं कर पाते हैं, काम नहीं कर पाते, तो उनको हमें कुछ एक्स्ट्रा पे करते रहना चाहिए। जैसे कि हम पेंशन बोलते हैं ना कि पेंशन मिलती रहनी चाहिए, वैसे कि हमें महीने में जैसे उनकी सैलरी जितनी है उसका हमें 3% उनको देना चाहिए। जैसे कि मोस्टली अब यही होता है कि रिटायर होने के बाद 3%, पहले तो फर्स्ट सेकंड जो सैलरी होती है उसका वो सेकंड हाफ मिलता था, लेकिन अब थर्ड हाफ देने लग गए हैं। तो ऐसे ही मतलब उन्हें भी हमें प्रोवाइड करना चाहिए। कुछ ऐसे भी इंसिडेंट होते हैं जो मिनर इंजर्स होते हैं, जैसे कि कट लग जाना या फिर कुछ और हो जाना, छोटा मोटा इंजर्ड हो जाता है, वो चल जाता है, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता, वो थोड़े टाइम के लिए होता है, 1 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए या 1 महीने के लिए, बस काफ़ी है। तो उसके बाद आपका इसमें पॉइंट आता है अनसेफ कंडीशन। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे ऐसे बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स यूज़ की जाती हैं, केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं कुछ प्रोडक्शन के लिए। तो जैसे कि हमें पता है कि प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी मशीन्स, वायर्स, टूल्स, रॉ मटेरियल, ये सब यूज़ किए जाते हैं। तो ये एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस काम आते हैं, डेंजरस रहते हैं। क्योंकि डेंजर इस वजह से क्योंकि कई बार इनकी वजह से ही लोगों की डेथ भी हो जाती है, कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं, कुछ चोट लग जाती है। तो इन सब का चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये सब कुछ प्रेशर की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है काम करने का। कुछ प्रेशर हमारे जो कुछ प्रेशर की वजह से ही एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि जो हमारे सुपीरियर होते हैं वो हम पे कुछ ज़्यादा प्रेशर दे देते हैं कि हमें जल्दी जल्दी काम करना चाहिए, तो उसकी वजह से कई बार मिस्टेक होने की साथ साथ हमें चोट भी लग जाती है। कुछ हमारे रिलेशनशिप की वजह से भी हो सकता है, आप घर से ही लड़ाई करके आए हो सुबह सुबह और फिर आप जाके काम कर रहे हो, तो उसके वो जो बातें होती हैं ना वो दिमाग में रहती है, तो काम पे फोकस नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं कई बार। तो हमें ये चीज़ों को अवॉइड करके हमें एक पॉजिटिव रिलेशनशिप वहाँ पे अपने जो वर्क एनवायरनमेंट है वो बनाना चाहिए, और साथ साथ उसका एक अपने जो फैमिली में वो भी हमें रखना चाहिए। जब आपको पता है कि आपके जो हस्बैंड है या आपके भाई हैं या आपके पापा हैं जो एक डेली सुबह ऐसे कंपनी में जाते हैं, इंडस्ट्री में जाते हैं जहाँ पे ऐसे मशीन्स, केमिकल्स का यूज़ होता है, तो हमें कुछ कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर देना चाहिए ताकि वो एक अच्छे से काम कर सके अपना वहाँ जाके कुछ भी क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो सुबह सुबह की बातें होती हैं वो हमेशा दिमाग में रहती है, फिर उसके बाद हम काम करते हैं तो वो काम हम पे फोकस नहीं होता, 100% जो हमें देना चाहिए होता है वो हम नहीं दे पाते हैं, तो उसकी वजह से ये एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। फिर दूसरा टॉपिक आता है इसमें अनसेफ एक्ट। कई बार एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर भी अनसेफ रहता है। अनसेफ एक्ट का मतलब ये है कि कुछ एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉयज़ अनसेफ एक्ट की वजह से, जैसे कि एक्सीडेंट के हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ऐसे बहुत सारे हैं कि जिसमें हम कुछ
नेचर वाइज भी हो जाता है कि हाँ नेचर की वजह से लाइक हो गया एक्सीडेंट वगैरह। कुछ आपके पर्सनल इश्यूज़ की वजह से होता है, जैसे कि मैंने बताया पर्सनल लाइफ की कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, स्ट्रेस होता है, तो उसकी वजह से हो जाते हैं एक्सीडेंट। तो ये बहुत सारे कॉजेज़ थे जिनकी वजह से हमारे एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं। अब हम देखेंगे उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट। सबसे पहला आता है इंश्योर दैट अनसेफ कंडीशन आर रिड्यूस। हमें ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आपके अनसेफ कंडीशन है उनको हमें कम करना चाहिए। हमें अपना वर्क एनवायरनमेंट उस पर फोकस करना चाहिए एंड एम्प्लॉयज़ के लिए एक ऐसा सेफ एनवायरनमेंट बनाना चाहिए ताकि वो अच्छे से काम कर सके। सेकंड आता है इंश्योर दैट अनसेफ एक्ट एंड डील विद एंड रिड्यूस। अब हमें अनसेफ ऐड को ये इंश्योर करना चाहिए कि उसके साथ हम डील भी कर सकें और साथ के साथ उसको रिड्यूस भी कर सकें। तो उसके लिए फ़ोकस करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि ह्यूमन डिमिनेशन क्या है एक्सीडेंट की, उनके बिहेवियर को हमें ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए, उनके डेवलप इंटरवेंशन की स्ट्रेटजीज हमें इन्वॉल्व करनी चाहिए, कुछ प्रमोट करना चाहिए सेफ बिहेवियर को लेके, लाइक अनसेफ बिहेवियर को रिड्यूस करने के लिए। मतलब ओवरऑल ये है कि हमें ऐसे स्ट्रेटजीज, ऐसे प्रमोशन, ऐसे लाइक वो प्रोग्राम सेटअप करते हैं ना हम उनको गाइड करने के लिए, वो हमें करते रहना चाहिए ताकि उनको पता चले कि उनके लिए क्या अनसेफ है और क्या सेफ़ है और कैसा उन्हें बिहेव करना चाहिए। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्क प्लेस हज़ार्ड एंड वेज टू प्रिवेंट देम। अब वर्क प्लेस पे बहुत सारे हज़ार्ड्स होते हैं, लाइक जैसे कि हम ओवरऑल सब चीज़ों के ऊपर तो फोकस नहीं कर सकते ना, तो बहुत सारे ऐसे रीज़न्स होते हैं, लाइक आप पर्सनल भी हो सकते हो, टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला जो आता है स्ट्रेस एंड बर्नआउट। स्ट्रेस एक ऐसा इम्पैक्ट है जो एम्प्लॉयज़ की हेल्थ एंड सेफ्टी दोनों पे असर पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन को ये सेटअप करना चाहिए कि जो भी आप मतलब आपको एम्प्लॉयज़ के ऊपर ओवर वर्कलोड नहीं देना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट वाला जो रोल होता है वो कम होना चाहिए, ज़्यादा वर्क नहीं देना चाहिए, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल कंस्ट्रक्ट हो गए, प्रिसिव कंट्रोल हो गए, मतलब ये सब चीज़ें हमें यूज़ करना चाहिए। एंड मतलब क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रेस लाइक बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से हम ना तो काम पे फोकस कर पाते हैं एंड उसकी वजह से ना ऐसे बहुत सारे मिनर एंड मेजर एक्सीडेंट हो सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो इसलिए हमें स्ट्रेस को अवॉइड करते रहना चाहिए। ठीक है, फिर आता है बर्नआउट। बर्नआउट मतलब टोटल डिप्लीशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल रिसोर्सेज कॉज्ड बाय एक्सेसिव स्ट्रीविंग टू रीच एन अनरियलिस्टिक वर्क रिलेटेड गोल। अब बर्नआउट मतलब टोटल आपका फिज़िकल एंड मेंटल रिसोर्सेज के ऊपर बेस्ड है कि आप किस तरीके से फिज़िकली लाइक आप फिट हो नहीं हो, आपका मेंटल लाइक आपके दिमाग में लाइक कोई ऐसी चीज़ तो नहीं चल रही है जो आप बार बार सोचे जा रहे हो, आपका काम पे फोकस नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह से लाइक इनके सिम्टम्स हो सकते हैं कि आप इरिटेट हो गए हो किसी चीज़ को लेके, आप थक चुके हो, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स हमें दिखने लग जाते हैं। एंड इसके वजह से क्या है ना कि हम अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते, तो हमारे साथ कोई ना कोई एक्सीडेंट हो सकता है या आप काम ही नहीं कर पा रहे हो। तो स्ट्रेस को एक इफ़ेक्टिव तरीके से हमें मैनेज करना चाहिए, उसके लिए हमें कुछ प्रोग्राम सेटअप करने चाहिए रेगुलर, हमें मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें हमें करनी चाहिए। एंड ये सब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी होता है कि उनको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। फिर आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन भी हमें पता है कि डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा एक ऐसा सिम्टम है जो कि आपको कभी भी एक सही टाइम पे कोई काम नहीं करने देता है, क्योंकि आपके अंदर वो एक जो मेंटल हेल्थ होती है ना वो आपकी पूरी की पूरी ख़राब हो जाती है, मतलब आप प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं कर पाते हो। तो इसलिए
ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि वो प्रोग्राम सेटअप करे, फोकस करे एम्प्लॉयज़ के ऊपर कि वो इन चीज़ों को ज़्यादा प्रोग्राम्स को जॉइनिंग करे एंड एक्सरसाइज करे, मेडिटेशन करे, ये सब ज़रूरी है। फिर आता है वर्क प्लेस स्मोकिंग। अब स्मोकिंग की वजह से भी कई सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप केमिकल वाला इंडस्ट्री में हो तो वहाँ पे अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो उसकी वजह से बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। तो स्मोकिंग भी एक बहुत हमारी एम्प्लॉयज़ की हेल्थ के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसके लिए हमें डील करना चाहिए, कुछ स्ट्रिक्ट रूल एंड पॉलिसी सेटअप करना चाहिए ताकि वो वर्क प्लेस पे स्मोक करे ही नहीं। ठीक है। फिर आता है सब्सटेंसेस यूज़ एट द वर्क प्लेस। अब ये भी हमारे एम्प्लॉयज़ की हेल्थ के लिए, सिर्फ एम्प्लॉयज़ की हेल्थ के लिए नहीं है, किसी भी पर्सन के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो उसके चूँकि किसी भी पर्सन की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बिल्कुल लो हो जाती है, वो बार बार ड्रग्स लेने लग जाता है, लाइक वो ओवरऑल अपनी पूरी लाइफ उस ड्रग्स के ऊपर ही बिता देता है। तो वो सब के लिए ही हार्मफुल है, सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए ही नहीं बताया यहाँ पे, सिर्फ एक एम्प्लॉयज़ के लिए, बट हमें पता है कि किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि कोई भी एम्प्लॉय ऐसे ड्रग्स वगैरह या ऐसे कुछ सब्सटेंसेस यूज़ नहीं कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो हमें उसके ट्रीटमेंट के लिए उनको हेल्प करना चाहिए, उनको रिकवरी के लिए, एंड कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। फिर लास्ट आता है कॉम्युलेटिव ट्रॉमा डिसऑर्डर। जैसे कि हमें पता है मस्कुलर स्केचर डिसऑर्डर, ये रिलेट करता है आपके मसल्स को, हार्वेस को, टेंडन्स को, जॉइंट्स को। ये सब एक रिपीटेड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की वजह से होता है। तो इसके लिए हमें एक सूटेबल मेडिकल या फिर ऐसा फिज़ियोथेरेपी की हमें हेल्प चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ इस डिसऑर्डर से रिकवर कर सकें। फिर आता है आपका कंप्यूटर वर्क स्टेशन रिलेटेड इश्यूज़। अब ये भी हमारा आजकल तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल हमें पता है कि सारा का सारा काम आपका कंप्यूटर पे होता है। तो उस पे बैठे बैठे रहना, आपकी आँखों पे, आपके बैक पेन, आपकी नेक, शोल्डर, मतलब हमें इन सब में ना बहुत दर्द होने लग जाता है, क्योंकि हम नॉन स्टॉप कोई 12 घंटे, कोई 7 घंटे, कोई 5 घंटे नॉन स्टॉप बैठा रहता है कंप्यूटर के सामने। तो उसकी वजह से ना हमारे आइज़ में दर्द होने लग जाता है और शोल्डर भी दुखने लगते हैं, बैक पेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसलिए इन सबको कम करने के लिए हमें कुछ ऐसे सेटअप करने चाहिए, जैसे कि आप कंफर्टेबल चेयर लो, या फिर आप आपकी जो स्क्रीन है उसका आप उसको थोड़ा सा पीछे रखो अपने आइज़ से, 4 इंच या 9 इंच से बीच में हमें थोड़ा दूर रखना चाहिए। ठीक है। और आप एक्सरसाइज वगैरह करो सुबह डेली, तो उससे ना आप फिट रहोगे और जो शोल्डर पेन है, शोल्डर बैक पेन है, वो आपको नहीं होगा। उसके बाद आता है वर्क प्लेस वायलेंस। अब वायलेंस को भी हमें अवॉइड करना चाहिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कि हमें एक ऐसा फ्री एनवायरनमेंट बनाना है ऑर्गेनाइजेशन में ताकि कोई भी वायलेंस ना हो, कोई सुपरवाइज़र की रोप धोप ना चले हम पे, सब आराम से फ्रीली अपना काम करें। फिर आता है लास्ट हमारा टॉपिक प्रमोटिंग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। सबसे पहला आता है पॉलिसी, नॉर्म्स एंड रूल्स। सबसे ऑर्गेनाइजेशन में सबसे मेन एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि उसकी पॉलिसी एंड उसके रूल्स ऐसे होने चाहिए कि एम्प्लॉयज़ उसको अच्छे से फॉलो करें, एंड स्ट्रिक्टली आपको ये रूल्स फॉलो करवाने चाहिए ताकि एंड उनके साथ साथ उनकी हेल्थ का भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। सेकेंड आता है अवेयरनेस प्रोग्राम। अवेयरनेस प्रोग्राम हम जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि एक अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर कोई काम कर रहे हो तो उसकी अवेयरनेस आपको होनी चाहिए। अगर आपको नहीं है तो आप ऐसे जो प्रोग्राम सेटअप किए जाते हैं वहाँ पे ज्वाइनिंग करके आप वो चीज़ सीख सकते हो। उसके बाद आता है इन्वेस्टिगेटिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्सीडेंट एंड हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ अमंग द एम्प्लॉयज़। हमें इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहिए, रिकॉर्डिंग करनी चाहिए एक्सीडेंट से रिलेटेड एंड हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं एम्प्लॉयज़
पे, मतलब ओवरऑल ये है कि एम्प्लॉयज़ को अगर कोई हेल्थ की वजह से प्रॉब्लम हो रही है या फिर कुछ एक्सीडेंट हो रहा है तो हमें उनको रिकॉर्ड करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि किस वजह से हुआ है, एंड रिकॉर्ड इसलिए करना चाहिए ताकि जो चीज़ अब हुई है वो नेक्स्ट आगे फ्यूचर में कभी ना हो। ओके, और उस जो सेम सिचुएशन आगे फ्यूचर में ना, मतलब वही कि कोई भी एम्प्लॉय वो चीज़ फेस ना करे, इसलिए हमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि वो किस तरीके से कैसे क्या हुआ, वो सब चीज़ें, एंड रिकॉर्ड इसलिए करना चाहिए ताकि वो फ्यूचर में कभी दोबारा से वो चीज़ ना हो। फिर आता है प्रमोशन ऑफ हेल्थी बिहेवियर। यस, हमें पता है कि हमें जो हेल्थी बिहेवियर है उसको प्रमोट करना चाहिए। रेगुलर चेकअप ये सब चीज़ें हमें करवानी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है प्रमोटिंग पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। मेडिटेशन आप कर सकते हो, मोटिवेशन दे सकते हो, योगा सेशन रख सकते हो, माइंडफुलनेस सेशन रख सकते हो। इनसे क्या होगा कि आप एक पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है। वर्क प्लेस एमरजेंसी के बारे में भी हमें बताना चाहिए कि अगर हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ आते हैं तो उसको हमें जल्द से जल्द हमें उसके ऊपर फोकस करना है, लाइक अर्जेंट हमें उसके ऊपर ध्यान देना है। कोई भी इंसिडेंट होता है तो उस पर हमें सबसे पहले ध्यान देना है, बाद में जो नुकसान हुआ है या जो भी होता है वो हमें बाद में करना चाहिए। फिर उसके बाद लास्ट हमारा आता है सिक्योरिटी प्रोग्राम। सिक्योरिटी प्रोग्राम भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वो इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि मैकेनिकली एंड ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी सिस्टम कैसी चल रही है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है कि आपका जो ये सिस्टम जो आपने सेटअप किया है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा है। ओके, तो ओवरऑल ये था आज का चैप्टर, एंड आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है या फिर अगर कुछ टॉपिक में समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड नोट्स आपको ना टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और साथ ही साथ है ना, आपको अगर किसी और सब्जेक्ट में या फिर एग्ज़ाम्स में रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे क्या करना है और हम आपकी हेल्प करेंगे। ओके, बाय बाय।